Hello everyone, welcome back to Start Smart Learning where success begins। मैं हूं चंद्रानी दे आपके साथ। आज हम डिस्कस करेंगे 4 और 5 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारे आज के हेडलाइंस जो हम कवर करेंगे इस सेशन में, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स बीइंग ऑब्जर्व्ड, Nigar Johar appointed as the first female Lieutenant General of Pak Army. Indian Railways operates its 2.8 kilometer long train Sheshnag. NLC and Coal India to form a joint venture to develop 5,000 megawatt green power. India ranked third among Global E-Waste Monitor 2020. CARE ratings forecast 6.4% contract in India GDP. IIT Kanpur developed teaching setup Mobile Master G. NPCI to set up smart data center in Hyderabad for digital transactions. अजय पुरी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ COAI। ये हेडलाइन आज हम इस सेशन में कवर करेंगे जो कि 4 और 5 जुलाई के डेटा है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स बीइंग ऑब्जर्व्ड। सो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव हमेशा 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव स्टार्ट हुआ है सेलिब्रेट होना हमारे कंट्री में और हमारे वर्ल्ड में सिंस जुलाई 1923 में। दैट मीन्स ये डे जो सेलिब्रेट होता है ये बेसिकली 4 सैटरडे ऑफ जुलाई, याद रहे 4 सैटरडे ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट और ऑब्जर्व किया जाता है। और कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं? 1923 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 1995 से यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, 1995 से यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इस डे का थीम डिसाइड करती है कि क्या थीम होगा। तो हम अगर बात करें कि कोऑपरेटिव्स में बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव होता है कोऑपरेटिव डे को सेलिब्रेट और ऑब्जर्व करने का, तो मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो इसमें इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर लाइव्स वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एडवांसमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, कम्युनिटी और नेशंस। ये मेन ऑब्जेक्टिव और मोटो होता है कोऑपरेटिव डे को ऑब्जर्व करने के पीछे। अगर हम थोड़ी हिस्टोरिकल बात करें तो कोऑपरेटिव बेसिकली आया था स्कॉटलैंड में मार्च 14, 1761 में। स्कॉटलैंड से आया है मार्च 14, 1761 में। अब अगर हम बात करें 1881 में, कहा जाता है 1884 में 28 आर्टिशियन वर्कर्स है जो एक कॉटन मिल में नॉर्थ इंग्लैंड में काम करते थे। इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट मॉडर्न कोऑपरेटिव बिजनेस स्टार्ट किया था नॉर्थ इंग्लैंड में। तो ध्यान रहे 1884 में 28 आर्टिशियन वर्कर जो कि एक कॉटन मिल में काम करते थे नॉर्थ इंग्लैंड के, उन्होंने फर्स्ट मॉडर्न कोऑपरेटिव बिजनेस स्टैब्लिश किया था और स्टार्ट किया था। तो अगर हम बात करें कोऑपरेटिव डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो कोऑपरेटिव डे फर्स्ट सैटरडे जो कि आपके जुलाई का होगा। इस साल वो आपका पड़ गया था 4 जुलाई को। वो हर साल वेरी करेगा, ठीक है। और अगर हम गोल की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 को इस साल का थीम रखा गया है जो कि क्लाइमेट एक्शन है। तो ध्यान रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3rd पॉइंट का जो थीम है दैट इज क्लाइमेट एक्शन। दैट मीन्स क्लाइमेट एक्शन इस साल का थीम रहा है। क्लाइमेट एक्शन में उन्होंने ये भी बताया है यूएन ने कि 1990 के कंपैरिजन में 50% ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुका है, ग्रीन हाउस एमिशन बढ़ चुका है जो कि इरिवर्सिबल है। इसके लिए हम सबको मिलकर एक्शन लेना होगा ताकि ग्रीन हाउस एमिशन को, जो कार्बन एमिशन है उसे कुछ हद तक रोका जा सके। तो ये मेन इस साल का थीम रखा गया है।
निगर जौहर अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो ध्यान रहे, इससे पहले पाकिस्तान में मेजर जनरल ज़रूर थे, 3 फीमेल्स मेजर जनरल बन चुकी है अब तक, लेकिन ये लेडी निगर जौहर जो कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान आर्मी की। पाकिस्तान आर्मी ने अभी अभी इनकी जो मेजर जनरल थी निगर जौहर को, इन्हें फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट पे अपॉइंट किया है। इन्होंने सर्विस ज्वाइन किया था 1985 में एज अ मेडिकल क्रॉप इन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था। और ये पाकिस्तान आर्मी की कहा जाता है फर्स्ट फीमेल सर्जन जनरल भी रही है, तो फर्स्ट फीमेल सर्जन जनरल भी रही है एंड फर्स्ट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाक आर्मी है। लेकिन ये थर्ड है मेजर जनरल पाकिस्तान आर्मी की थर्ड है। इनसे पहले 2 फीमेल और मेजर जनरल के पोस्ट पे रह चुकी है। एक है शाहिदा बादशाह एंड सेकेंड है शाहिदा मलिक। और अब जो थर्ड मेजर जनरल के पोस्ट में थी निगर जौहर, अब ये बन गई है पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल लेडी लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। इन्होंने आर्मी क्रॉप ज्वाइन किया था 1985 में एज अ मेडिकल क्रॉप, जिन्होंने फर्स्ट फीमेल जनरल सर्जन भी रही है ये। तो ध्यान रहे इस लेडी का नाम, दैट इज निगर जौहर, जो कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान की। Indian Railways operate its 2.8 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन शेषनाग के नाम से 2.8 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे का एक ट्रेन है, जो कि एक फ्राइट ट्रेन है जो माल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इंडियन रेलवे का सबसे लंबा 2.8 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन है, जो कि शेषनाग के नाम से जाना जाता है। शेषनाग साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा, मतलब बिलासपुर द्वारा बनाया गया रेलवे ट्रेन है, जो कि टोटल 251 वैगन्स को कंबाइन करके एक ट्रेन, 251 मतलब 250 से ऊपर डब्बे होंगे इस शेषनाग ट्रेन में, जो कि पुल किया जाएगा, मतलब खींचा जाएगा 4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन के द्वारा, जो कि फिट किया जाएगा इन बिटवीन ट्रेन के। तो एक साथ चारों इंजन नहीं लगा रहे हैं, वो थोड़ी थोड़ी दूरी में इंजन को लगा रहे हैं, ताकि 251 कोचेस का ये इतना 2.8 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन को इजीली खींचा जा सके। इंडियन रेलवे ने शेषनाग जो ट्रेन बनाया है उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि इंडियन रेलवे को काफ़ी लॉस हुआ है, नॉर्मल ट्रेन्स नहीं चल रही है, रेवेन्यू काफ़ी डाउन हुआ है, इसलिए उन्होंने बेसिकली इतनी लंबी एक ट्रेन बनाई है 2.8 किलोमीटर लॉन्ग, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह कम रिसोर्सेज के साथ टाइम बचाते हुए चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह इजीली कम टाइम में कम रिसोर्सेज के थ्रू कम मतलब पेट्रोल डीजल जो भी लग रहा है उसमें कम से कम चीज़ों का यूटिलाइज़ करते हुए और फास्टली वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। तो ध्यान रखना है, शेषनाग साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, दैट मीन्स बिलासपुर द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, जिसकी लेंथ 2.8 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन है, जिसमें 251 वैगन्स और कोचेस लगाए गए हैं, जिसमें 4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन्स जो इस ट्रेन को खींचेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। NLC and Coal India to form joint venture to develop 5000 megawatt green power। तो 2 कंपनीज है, 2 मिनी रतन, 2 गवर्नमेंट की PSUs है, कह सकते हैं 2 PSUs। कौन कौन से? NLC एंड कोल इंडिया। NLC बेसिकली तमिलनाडु की कंपनी है। NLC जो है ये कोल और लिग्नाइट की माइनिंग करती है बेसिकली NLC कंपनी, और अगर पावर की बात करें तो थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी में ये प्रोडक्शन करती है पावर का। NLC कंपनी जो है बेसिकली चेन्नई तमिलनाडु में इनका हेड ऑफिस है, जो कि 1956 से काम कर रही है। वहीं अगर हम कोल इंडिया कंपनी की बात करें तो कोल इंडिया हमारे कंट्री का स्टेट ओन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, जिसको 1 नवंबर 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। अभी डायरेक्टर अगर कोल इंडिया के कौन है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, प्रमोद अग्रवाल डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया, और CEO अगर पूछा जाए तो अनिल कुमार झा CEO है कोल इंडिया के। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, NLC
तमिलनाडु की कंपनी है, 1956 में बनी है। ये कौन सा पावर जनरेट करती है? थर्मल एंड रिन्यूएबल पावर जनरेट करती है। माइनिंग भी करती है कोल और लिग्नाइट की। जबकि कोल इंडिया कोलकाता बेस्ड कंपनी है, 1975 1 नवंबर को बनाया गया था। डायरेक्टर प्रमोद अग्रवाल, सीईओ अनिल कुमार झा। तो इन दोनों कंपनी ने 50-50 पार्टनरशिप की एक जॉइंट वेंचर कंपनी लॉन्च की है, जो कितना मेगावाट पावर जनरेट करेगी? 5000 मेगावाट सोलार और रिन्यूएबल एनर्जी ये कंपनीज जनरेट करने का प्लान कर रही है, जिसमें दोनों की शेयरिंग 50-50% की होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कितना पावर कौन सी दो कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट है। प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स धर्म चक्र डे सेलिब्रेशन। धर्म चक्र डे सेलिब्रेशन की अगर हम बात करें तो जब हम हिस्ट्री में बौद्धिज्म को डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे धर्म चक्र परिवर्तन एक्चुअली बुद्ध से रिलेटेड एक पार्ट है, पूरा चैप्टर ही है बौद्धिज्म के अंदर। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन से धर्म चक्र परिवर्तन को सेलिब्रेट किया है। इसमें बेसिकली 4 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ये हम गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा भी इसे हम कहते हैं, अषधा पूर्णिमा भी, कभी कभी इसे अषधा पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अषधा पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा सब एक ही चीज़ है। तो हमारे राष्ट्रपति ने सेलिब्रेट किया है अषधा पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा को राष्ट्रपति भवन से, जो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 जुलाई को सेलिब्रेट पड़ा था। इस बार पूर्णिमा 4 जुलाई को पड़ा था। ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल द्वारा कल्चर मिनिस्ट्री इसे सेलिब्रेट करती है। क्यों सेलिब्रेट करती है? क्योंकि इसमें हम मार्क करते हैं बुद्ध का फर्स्ट सेरेमन, और इसके फर्स्ट 5 जो डिसाइपल्स थे उन्हें वाराणसी सारनाथ से, यूपी से उन्होंने जो भाषण दिया था, जो सेरेमन था उनका, वो इसी दिन हुआ था। अगर एक चीज़ मैं कह दूँ, बुद्ध का बर्थ, बुद्ध का फर्स्ट सेरेमन और बुद्ध की मोक्ष की प्राप्ति, ये तीनों ही बुद्ध पूर्णिमा के दिन या गुरु पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसीलिए बुद्ध के लाइफ में इस पूर्णिमा का, बुद्ध पूर्णिमा का बहुत बड़ा वैल्यू है। पहले इसे बुद्ध पूर्णिमा नहीं कहते थे, अब इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। ठीक है, पहले बुद्ध के पहले इसे अष्टधा पूर्णिमा कहा जाता था, अब इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डे है बुद्ध के लाइफ का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बार 4 जुलाई को बुद्ध पूर्णिमा पड़ा था। इंडिया रैंक 3rd अमंग ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020। अब कौन करता है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर? सो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर यूनाइटेड नेशन करता है। यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिसमें उन्होंने फोरकास्ट किया है और कहा है कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ई वेस्ट प्रोडक्शन करने में वर्ल्ड में। कब? 2019 में। तो एज पर 2019 इंडिया ने 3rd लार्जेस्ट पोजीशन पे है ई वेस्ट प्रोडक्शन में, जो कि 3.2 मिलियन टन्स वेस्ट जनरेट किए हैं इंडिया में। ध्यान रहे, 3.2 मिलियन टन वेस्ट जनरेट हुआ है, जो कि लोअर है एज़ कम्पेयर टू कंट्री की जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, और वर्ल्ड लेवल पे जो कंट्रीब्यूट इंडिया कर रहा है ZDS का, ये थोड़ा सा लो है। ये UN के ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। वर्ल्ड में कितना ई वेस्ट टोटल वेस्ट जनरेट हुआ है, इंडिया ने कितना किया है। इंडिया अगर 3rd पोजीशन पे है तो 1st और 2nd पोजीशन पे कौन है, इतनी चीज़ें आपको इस न्यूज़ में ध्यान रखनी है। सो इंडिया 3.2 मिलियन टन वेस्ट जनरेट किया है। वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो टोटल ई वेस्ट कितना जनरेट हुआ है? टोटल वेस्ट 53.6 मिलियन टन वेस्ट जनरेट हुआ है 2019 में, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 17.4% टोटल का रिसाइकल्ड हो पाया है, बाकी नहीं हो पाया है। चाइना ने टॉप किया है इस लिस्ट पे, 10.1 मिलियन टन चाइना ने वेस्ट जनरेट किया है, और 2nd पोजीशन पे US रहा है, जो कि 6.9 मिलियन टन वेस्ट जनरेट किया है। CARE Ratings forecast 6.4% contract in India's GDP. That means CARE ने कहा है इंडिया की जो GDP कम हुई है और 6.4% में रही है। तो CARE एक रेटिंग एजेंसी है जिन्होंने फोरकास्ट किया है कि 2020-21 में 6.4% GDP ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी का होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कितना % होगा।
ठीक है। नेक्स्ट ईयर का इन्होंने कोई भी प्रोडिक्शन नहीं दिया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है केयर ने कि सिर्फ 2 ही सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिला है, जिसमें एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट सेक्टर है जो कि पॉजिटिव ग्रोथ पे रहे हैं। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे वर्स्ट कंडीशन रही है हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट एंड ट्रैवल सेक्टर की, जिसने जीडीपी कंट्रीब्यूशन में नेगेटिव ग्रोथ किया है, ये केयर ने कहा है। अब अगर हम बात करें केयर जो रेटिंग एजेंसी है, ये बेसिकली जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और केयर का इस्टेब्लिशमेंट 1993 में हुआ था। केयर के एमडी और सीईओ है अजय महाजन। तो अजय महाजन अभी सीईओ और एमडी है। आईआईटी कानपुर डेवलप्ड टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी। तो आईआईटी ने एक मोबाइल मास्टर जी, एक तरह का सॉफ्टवेयर सेटअप रेडी करके दिया है, जिसके थ्रू टीचर्स जो है कोरोना पैंडमिक की वजह से जो एक्चुअल क्लासेस नहीं हो पा रही है, तो वर्चुअल क्लासेस क्रिएट करने के लिए इन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जिसके थ्रू स्मार्टफोन से टीचर्स अपनी लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं एक स्मार्टफोन की हेल्प से। स्मार्टफोन को इस सेटअप के थ्रू कहीं भी एक जगह पे फिक्स किया जा सकता है और फिर लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है और फिर उसे एक होम बेस्ड इन्वायरमेंट में बच्चों को पढ़ाया भी जा सकता है। तो ध्यान रखना है, मोबाइल मास्टर जी आईआईटी कानपुर ने एक होम बेस्ड टीचिंग ऐप सेटअप रेडी किया है, जो कि एक मोबाइल मास्टर जी, बस इतना आपको ध्यान रखना है। मोबाइल मास्टर जी किसने डेवलप किया है, ये रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होगा विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे हम एटीएम्स यूज़ करते हैं, है ना, मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो जो पेमेंट मेथड होता है वो एनपीसीआई ही सेटलमेंट करता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हमारे फ़ोन्स की सेटलमेंट करता है कि कितना डेबिट कितना क्रेडिट करना है मास्टर फाइल में से, ठीक है। एनपीसीआई टू सेट अप स्मार्ट डेटा सेंटर, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने एक स्मार्ट डेटा सेंटर हैदराबाद में सेटअप किया है फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे उसके लिए एक स्मार्ट डेटा सेंटर इन्होंने हैदराबाद में सेटअप किया है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेटिंग अप स्मार्ट डेटा सेंटर इन नरसिंगी विलेज इन हैदराबाद तेलंगाना। तो कहाँ किया है, हैदराबाद तेलंगाना नरसिंगी विलेज के अंदर। बेसिकली इनका कहना है ये एक टायर 4 डेटा सेंटर है, जो कि तेलंगाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके हेल्प से बनाया गया है, और इसमें टोटल 500 करोड़, ध्यान रखिएगा, टोटल 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसे कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है, इस स्मार्ट डेटा सेंटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंपनी है एल&टी इस पे काम कर रही है, जो कि बिल्ड कर रही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट के थ्रू चीज़ों को करना है, ठीक है। इस सिस्टम को डेवलप करने के बाद क्योंकि इसमें एक 8 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है, 8 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसकी वजह से ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के एट पार आ जाएगा, ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड के एट पार आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम एनपीसीआई की बात करें तो एनपीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एनपीसीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में, और अगर इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो दिलीप आसबे नाम है एमडी और सीईओ के, किसके, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मुंबई बेस्ड कंपनी है। 1999 में ये कंपनी बनाई गई थी। ये फाइनेंशियल सेटलमेंट करता है, जो कि अभी स्मार्ट डेटा सेंटर कहाँ स्टैब्लिश कर रहा है, हैदराबाद में स्टैब्लिश कर रहा है, नरसिंगी विलेज में। किसकी हेल्प से कर रहा है, एल&टी की हेल्प से कर रहा है, जो कि एक 4 टायर डेटा सेंटर होगा और जिसमें 8 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होगा, जो कि हमें कैसा बना देगा, हमारे डेटा को ग्लोबल स्टैंडर्ड का डेटा सेंटर ये हमारा बन जाएगा कंट्री में। अजय पुरी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ COAI। तो COAI की अगर हम बात करें तो COAI का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक्चुअली ये टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है। तो सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है जो कि इंडिया में इंटरनेट है, सेल्यूलर नेटवर्क्स है, ये सबको कंट्रोल करती है। तो सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, इस कंपनी में अभी 2 लोगों
का अपॉइंटमेंट हुआ है, एक तो चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो चेयरपर्सन के फॉर्म में भारती एयरटेल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, देखिएगा एयरटेल कंपनी, ओके, भारती एयरटेल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अजय पुरी को सेलेक्ट किया गया है चेयरमैन के पोस्ट के लिए, जो कि 2004 से एयरटेल कंपनी में काम कर रहे हैं। वहीं रिलायंस इन्फोकॉम के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार मित्तल को वाइस चेयरमैन के पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, ये एक अपेक्स इंडस्ट्री है, अपेक्स बॉडी है जो रिप्रेजेंट करती है टेलीकॉम, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सर्विस कंपनीज को, जो मैंने अभी डिस्कस किया है। तो ध्यान रखिएगा, 2 अपॉइंटमेंट अजय पुरी चेयरपर्सन ऑफ सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और वाइस चेयरपर्सन चुने गए हैं प्रमोद कुमार मित्तल।